कोई सवाल इन 4 बातों में से, बेसिक को छोड़ के टेस्ट में कौन से सवाल है जो परसों दिया था उसका पूछ। हाँ हाँ आज का पूछ रहा हूँ। असल में ये बात कर रहा है उस चीज़ की जो कि अनसर्टन है। ये क्लियर हो गया। तो एग्रीमेंट्स इन द स्टेट ऑफ ट्रेड समझ आ गया, एग्रीमेंट्स इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग समझ आ गया, एग्रीमेंट्स इन द स्टेट ऑफ मैरिज समझ आ गया, और वो एग्रीमेंट्स जो कि अनसर्टन है वो समझ आ गया। कौन सा आई कैप वाली कौन सी बात यार? असल में देखो आई कैप ये कहता है कि बच्चा जो है ना वो फोकस करे अपने काम पे, अपने आर्टिकल्स पे। नहीं, उसका क्वालिफिकेशन तो कोई लिंक, आई कैप तो चाहता है कि लोग क्वालिफाई करें। आई कैप का तो ये ख्वाब है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हों, और वो मेंबर्स हों जो कि एक स्ट्रगल से गुजरे हों। स्ट्रगल नॉट इन द सेंस कि जान के पेपर फेल करना, स्ट्रगल मीन्स कि जब आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसके पीछे आपकी मेहनत होनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि यार तुमने पढ़ना भी है और तुमने फ्रीलांसिंग भी करनी है और तुमने आर्टिकल्स भी करने हैं और तुम्हारे पास 24 घंटे है, तुमने सोना भी है। अच्छा, आपके ख्याल में फर्म का टाइमिंग क्या होती है? 9 से 5। आप यहीं भी तो गलत हो जाते हैं। फर्म में जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता। भाई एक मिसाल दूँ आपको, लाहौर में एक टैक्स की फर्म है जिसमें अगर कोई भी काम ना हो, इफ़ द मैनेजर इज सिटिंग एंड डूइंग सम वर्क एंड यू आर अ ट्रेनी, यू आर कमिंग अंडर हिम, यू शुड बी सिटिंग विद हिम, चाहे 2 बजे रात के, चाहे 3 बजे रात के, या सुबह फजर हो रही हो। अगर वो बैठा है, आपको कोई और काम नहीं है, आपको बैठना है, आपको बैठना है। अब क्यों बैठना है? शायद कभी मैनेजर को कोई काम आपसे निकला है, शायद। अब वो शायद एक अनसर्टन चीज़ है, बट आपको बैठना है। मेरा एक दोस्त उसने आर्टिकल से छोड़ के अमेज़न का काम शुरू किया। तो कुछ छोड़ा है उसने, मगर जब छोड़ने के बाद तो फाइनेंस तो पेपर नहीं दे पाएगा। उसने अब ये एक सेपरेट चीज़ है, और वाकई में लोग एक दूसरे एक छान कर रहे हैं। सर इंटर्नशिप बाहर कर सकते हैं? इंटर्नशिप बाहर अभी तक तो नहीं कर सकते। हाँ, आप स्कॉनमेंट पे जा सकते हैं। स्कॉनमेंट कहते हैं जब आप एक फर्म में गए हैं और फर्म का इत्तफाकन एक क्लाइंट निकला है बाहर का, तो फर्म आपको उस क्लाइंट पे भेज सकती है अपनी जगह, मतलब अपनी टीम में डाल के बाहर। मगर फिर बाहर के अपने भी मसले मसाइल होते हैं। बाहर से मुराद ये नहीं है कि फिर अब आप वहाँ पे एक लेविश किस्म के 5 स्टार में रह रहे हैं। सर एक कमरे में 6 लोग सो रहे होते हैं। नहीं सर, सीए को अगर बाहर वर्ल्डवाइड अप्रूव करवाना तो उसके लिए कुछ और ना प्लान पड़ते हैं? सीए को या फर्म को? सीए को नहीं, वंस यू आर क्वालिफाइड या इवन आप क्वालिफाइड नहीं भी हैं, आर्टिकल्स पूरे हो गए हैं, आप बाहर जाके नौकरी कर सकते हैं। वो मना नहीं है। मना इस वक्त क्या है? इंटर्नशिप बाहर, वो है ही नहीं। एसीसीए की है, असल में एसीसीए की बॉडी भी पाकिस्तानी बॉडी नहीं है ना, वो तो है ही बाहर की बॉडी, पाकिस्तानी सीए पहले पाकिस्तान में तो पूरा कर लें। अच्छा, आपके लिहाज में कोयटा में कितनी फर्म्स होंगी? कितनी फर्म्स होंगी? और कोयटा के सेंटर में कितने बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए? नहीं, 40-50। तो आई के अभी कोयटा तक तो पहुंच पाया नहीं है प्रॉपरली। आप असल में उसमें और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हर बच्चा नहीं जा सकता, हर बच्चे की फैमिली उसको अलाउ नहीं करती, हर बच्चा का उतना कॉम्पिटेंट लेवल भी नहीं होता। फिर जितना ज़्यादा अपने आप को काम में इंडल्ज करते हैं, आपकी पढ़ाई वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो आपको हमेशा बैलेंस्ड चलना है। आपको हमेशा एक ऐसी फर्म ढूंढनी है जो कि आपसे काम तो ले मगर आपको टाइम पे भेज भी दे। वो डजेंट मैटर कि वो बिग 3 है, बिग 4 है, बिग 10 है, बिग 20 है, हर एक ने आपको सिखाना है। और मज़े की बात है कि बच्चा छोटी फर्म से काम ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी फर्म। छोटी फर्म को काम सिखाती है,
बड़ी फर्म में क्या है, गिनती का ये 4-5 काम करने हैं और आपने रेगुलर बेसिस पे वही करते जाना है। मगर छोटी फर्म्स गिव यू एन एज टू थिंक, वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि उसको ओन करो। बड़ी फर्म्स ये काम नहीं करती हैं, बड़ी फर्म रिस्क नहीं लेती हैं। वो आपसे कहते हैं जनाब ये 6 काम है, तुमने 6 काम आंख बंद करके बस करके आ जाना है। हाँ, IKR में ज़िंदगी में आज तक किसी बच्चे को कोई फर्म रेफर नहीं की। आप खुद माशाल्लाह से जलील होते रहे, जाते हैं, CVs ड्रॉप करते हैं, फॉलोअप्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, ढूंढते हैं, पूछते हैं जगह है जगह नहीं है। कभी कभी बहुत लकी हो तो आपका वॉक इन इंटरव्यू हो जाता है कि आप जाएं, उनको बच्चा चाहिए, आपका इंटरव्यू हो गया उसी टाइम। और कभी कभी ये भी होता है कि आप 6-6 महीने चक्कर काटते रहते हैं, फिर आपको कॉल भी नहीं करती। वो लग गई है। अब इसने क्या किया है, दोनों पार्टीज़ को प्रेशराइज कर दिया। आप भी प्रेशराइज में हैं कि 6 महीने पूरा करना है, वो भी प्रेशर में है, उन्होंने बच्चे पूरे करने हैं। अब अगर एक फर्म में रखने बच्चे 3 हैं और लाइन में बच्चा लगा वो 300, तो उसने 3 पूरे करके टिक लगा दिया कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब आपको मिली, आपको नहीं मिली है, उसका उनसे तो कोई सरोकार नहीं है। हर बच्चे को थोड़ी उन्होंने गोद ले लिया। हाँ, नसीब वालों का ना इंटरव्यू होता है, ना उनका ID कार्ड बनता है, ना उनका ना, मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अभी आप कैफ पढ़ के सोच रहे हैं कि आपने जलील होना है, अभी तो आपने CFA पढ़ना है, फिर आपने MSA पढ़ना है, फिर आपने पेपर टाइपिंग पे देने हैं। अभी तो दिल्ली दूरस्थ टाइपिंग पे, फाइनल्स को उसी पे आगे में शायद कैफ में भी अनकरीब इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। अगर कैफ उसको समझ आ गया ना, 2-3 साल लगा के कि हाँ जी कैफ CFA चल पड़ा है टाइपिंग के ऊपर, तो डेफिनेटली वो फिर ACCA के पैटर्न पर लाएगा कैफ को। ACCA में CBE होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें टाइपिंग कम होती है मगर वो तकरीबन PRC वाला साहब होता है, तकरीबन कुछ पेपर्स को छोड़ के। हाँ, और मज़े के बाद वो पेपर भी 3-3 माह के होते हैं, यानी कि वो अटैम्प्ट 3 माह की होती है, जस्ट लाइक PRC। नहीं, PRC तो खैर मंथली हो गई है ना, तो वो 3-3 माह की होती है अटैम्प्ट, 3-3 माह के बाद के पेपर हो रहे होते हैं। वापस आए, वेजरिंग क्या होती है? शर्त लगाना, जुआ लगाना और बेट लगाना। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 persons अंडर विच मनी और अदर थिंग इज पेबल बाय 1 person टू another ऑन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। ये डेफिनेशन कुछ आपको याद दिलाएगी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, मगर ऐसा है नहीं। इसमें क्या है कि एक एग्रीमेंट हो रहा है 2 बंदों के दरमियान, जिसमें दूसरे पार्टी जो कि बहुत दूर खड़ी हुई है, यानी कि वो 2 शख्स, वो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम पैसा देंगे या पैसे से मिलती जुलती कोई चीज़ देंगे, मगर हमारा उसके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ऑन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। इस पूरी लाइन में से एक वर्ड गायब है। वर्ड कौन सा है जो कंटिंजेंट में था? कोलैटरल वाला। इसमें वो चीज़ कनेक्टेड नहीं है। जहाज़ का आना या ना आना मेरा और इसका मामला था। आप और ये अगर दूर खड़े होकर शर्त लगा रहे हैं तो आप सिर्फ पैसों के लिए लगा रहे हैं, रियल नहीं है। क्या नहीं है? शर्त है ना। देयर इज़ नो सच रियल इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। भाई पाकिस्तान आज मैच जीतेगा और मोहम्मद हफीज़ उसमें सेंचुरी मारेगा। अब सेंचुरी मारता है नहीं मारता, अगर मैं शर्त लगा दूं तो मेरा उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। उसके सेंचुरी मारने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ उस पैसे के जो मैं जीतूंगा शर्त में से। हाँ, अगर वो सेंचुरी मारता है तो PCB उसको क्या इनाम देती है, वो चीज़ उससे कनेक्ट करती है, मगर मेरे से नहीं है। मेरा इंटरेस्ट क्या है? वो पैसा जो कि मैंने आपके साथ शर्त पे लगा दिया। ठीक हो गया। तो इसके रूल्स हैं कुछ। ये एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड। सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। और तमाम के तमाम कनेक्टेड एग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं? वॉइड।
भाई शर्त लगाई थी, शर्त ये थी कि अगर आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूँगा, बारिश हो गई है, मैं तुम्हें 100 रुपया नहीं दे रहा, तो तुम मुझे अदालत में लेके नहीं जा सकते, इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर लेके जाओगे तो क्या होगा, कोर्ट आपको पहले पकड़ेगी कि भाई शर्त लगाई तो लगाई क्यों। तो नो सूट शेल बी फाइल्ड फॉर फोर्सिंग एनी पर्सन टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ एनी गेम और अदर सच अनसर्टन इवेंट। आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। नो सूट कैन बी फाइल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी सम ऑफ मनी पेड या पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट। अगर मैंने शर्त जीती और आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो तो आई कैन नॉट फोर्स यू फॉर एनी रिकवरी। हाँ, अगर कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, कोई फ़ी है या कोई और रिवॉर्ड भी है साथ, भाई हमारी शर्त में इन भाई का बड़ा अहम रोल था। इन्होंने उस शर्त लगाने के पैसे भी हमसे ले लिए, कमीशन भी चार्ज कर ली, ब्रोकरेज भी चार्ज कर ली, तो जो पैसा इन्होंने लिया है वो क्या है, वो भी हराम है। परेशान नहीं होना। तो कमीशन, ब्रोकरेज, फ़ी या रिवॉर्ड जो भी आपने पे किया है आप उसको भी बाद में रिकवर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं शर्त हार गया हूँ तुम मुझे वो पैसे मेरे ब्रोकरेज के वापस दो, मैं आपसे मांग नहीं सकता। मगर जो आपके पास पैसे हैं वो हलाल बिल्कुल भी नहीं है तो वो हराम ही। आए वो जुए से, आए वो जुए से। जुआ भाई कैड़ा बिजनेस तेरा। अब जैसे आजकल आप देखते हो आजकल ये बेट 365, ये क्या है, ये 1x 2x जो भी है, कमीशन, ब्रोकरेज, फ़ी या रिवॉर्ड, ये तो लेते हैं। आप हमें ब्रोकरेज दें, हमें कमीशन दें, हम आपके लिए ये वाला काम करते हैं, दैट इज़ वॉइड। आप उनसे बाद में कुछ रिकवर नहीं कर सकते, इलीगल भी है साथ साथ। हाँ, तो नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मगर गलत बात है कि पाकिस्तान में वैड आने शुरू हो गए। उन्होंने अलाउ कैसे किए वाकई, अब ये इस चीज़ को देखने वाली बात है। अलाउ नहीं होने चाहिए था। बस अब दुनिया फिर कहते हैं क़यामत करीब करीब आ रही है। हाँ, दराज पे भी आ रही होती है। तो सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। उसके साथ जो भी कनेक्टेड एग्रीमेंट है, पार्टीज़ को पता है नहीं पता, भाई इसने गारंटी कर ली कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं आपको लेके दूंगा, तो मैं आपसे भी नहीं ले सकता, वो भी क्या है, वॉइड। तो नोइंगली मेड टू सपोर्ट या गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस, वो भी क्या है, वॉइड। कोई सूट भी फाइल नहीं हो सकता, ना पैसों के लिए और ना किसी और चीज़ के लिए। भाई पैसे नहीं थे, मैंने आपसे कहा था कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो आप कॉलेज की ये सीढ़ियाँ 20 दफ़ा चढ़ोगे। अब पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अब पाकिस्तान जीत गया है और आप चढ़ नहीं रहे हो, तो मैं आपको आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे इम्पोज नहीं कर सकता, वो भी क्या है, वॉइड है। यहाँ तक बात समझ आती है। आखिरी लाइन को छोड़ के यहाँ तक पढ़ लें पहले, आखिरी लाइन को छोड़ के ऊपर के 4 बुलेट्स और डेफिनेशन पढ़ लें। मुझे बताएं कोई सवाल। किसका? कहाँ लिखा? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कभी घर लिए, कभी किसी को कमीशन पे किए। डीलर होता है ना, डीलर, जो उसको आप फ़ी पे करते हो 1%, 2%, 10%, 5%, वो होती है ब्रोकरेज फी। वो शख्स जो कि 2 पार्टीज़ को आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा हो, लेकर आ रहा हो, मिलवा रहा हो, डील करवा रहा हो, वो कहलाता है ब्रोकर, और उसकी होती है ब्रोकरेज। कमीशन कह लो, फ़ी कह लो, कुछ भी कह लो उसको। ब्रोकरेज नॉर्मल हो तो अलाउ है, वेजरिंग के अंदर ब्रोकरेज अगर है वो अलाउ नहीं है। ये भाई ने मुझे कहा कि सर मैं आपको घर दिलवाऊंगा, मगर घर दिलवाने के मैं आपसे 5% चार्ज करूंगा, ये मेरी ब्रोकरेज फ़ी है। घर परचेज़ करना एक लीगल चीज़ है, ये एग्रीमेंट वैलिड है। इनको इसके बदले ब्रोकरेज फ़ी पे करना वैलिड है।
नेक्स्ट डे ये भाई दोबारा आया कि सर शर्त लगानी है। मैं इन भाई को अपने साथ लेकर आया। शर्त ये है कि अगर आप में से कोई भी जीत गया तो आप मुझे उस जीती हुई रकम का 2% देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप दोनों को मिलवाया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है। तो ये वाली ब्रोकरेज ये अलाउ नहीं है। कमीशन भी तो वही होगा। वही है, कमीशन यूज़ कर लें, ब्रोकरेज यूज़ कर लें, फ़ी यूज़ कर लें। लॉ ने आपको सारे ही वर्ड्स दे दिए ताकि बच्चे मज़ीद कंफ्यूज हों। हालांकि खाली भी इस वर्ड से गुजारा होता है, मगर कमीशन, ब्रोकरेज, फ़ी, रिवॉर्ड सब कुछ उसमें डाल दिया। इन दोनों की शर्त लगी है, मैं एज गार्डियन, इन दोनों के पैसे मेरे पास हैं, मैं लेके भाग जाऊँ, ये रिकवर कर सकता हूँ? अच्छा, मैंने कहा था ऊपर के 4 बातें आखिरी को छोड़ के, ऊपर के 4 पढ़ लें फिर डेफिनेशन और आखिरी पॉइंट को छोड़ कर। पढ़ लिए सर? तो सवाल तो पूछ लो, कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, a person shall not be allowed any adjustment for making any payment relating to any void wagering or any connected agreement। दोबारा पढ़ते हैं। एक शख्स shall not be allowed, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, any adjustment, किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट, for making any payment, अगर कोई पेमेंट कर रहा है जो कि ताल्लुक़ रखती है किसी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ या उससे कनेक्टेड किसी और चीज़ के साथ, उस शख्स को हम किसी भी तरह का कोई बेनिफिट या कोई आप कह लें कि उसको अलाउ नहीं करेंगे, उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक माइनर है, माइनर ने शर्त लगाई और माइनर शर्त हार गया, और जिसके साथ शर्त लगाई वो था मोहल्ले का बदमाश। ठीक है, वो आया उसके घर, उसके बाप को पकड़ा और कहा कि पैसे। बाप ने कहा नहीं, ये तो वॉइड होता है, ये तो माइनर है। उसने कहा नहीं, पैसे रखो, तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ शर्त लगाई थी। उसने कहा शर्त भी तो वॉइड होती है। उसने कहा नहीं, पैसे रखो। तो अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी एडजस्टमेंट, उस गार्डियन को किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट अलाउ नहीं की जाएगी, या उस बाप को फॉर मेकिंग एनी पेमेंट, अगर वो कोई पेमेंट कर दे जो कि ताल्लुक़ रखती है किसी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ, तो उसको हम किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन बाद में नहीं देंगे कि तुमने अपने माइनर के लिए इतने पैसे पे किए थे क्योंकि वो शर्त हारा था, तो लाओ हम तुम्हें इसके बदले कंपनसेट कर दें। ये अलाउ नहीं है। गार्डियन ऑफ द माइनर ऑन हुज बिहाफ द पेमेंट इज़ मेड, तो अगर कोई गार्डियन है वो माइनर के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर रहा है, और क्यों कर रहा है कि माइनर ने कोई शर्त हारी है और जिससे हारी है वो पैसे लेने पहुंच गया है। अब अगर गार्डियन उसको कुछ पैसे पे कर रहा है तो गार्डियन कल को ये रिकवर नहीं कर सकता, किससे? माइनर से। उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, उसको किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन अलाउ नहीं होगी। सेम इज़ द केस विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर किसी की डेथ हो जाए, भाई एक शख्स है मिस्टर ए, उसके वालिद साहब फौत हो गए। आपको पता है जब डेथ होती है तो एक ऐलान होता है कि इस शख्स से किस ने पैसे लेने हैं वो सामने आ जाए। अब अगर वहाँ पे कोई शख्स आए और कहे कि जनाब इससे मैंने पैसे लेने हैं जुए के, तो वो जो लीगल वारिस है वो ये नहीं कह सकता कि जब तो ये फौत हो गए हैं तो अब तो ये पेमेंट आपकी बनती नहीं है। वो पैसे लेके जाएगा, मगर कल को वो कोई कंपनसेशन है, कोई एडजस्टमेंट डिमांड नहीं कर सकता। तो हेयर और पर्सन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन ऑन हुम्स बिहाफ द पेमेंट इज मेड। लीगली बाउंड नहीं है, बट अगर उसने पे कर दिए हैं बदमाशी की वजह से, तो वो
बाद में किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसने पे कर दिया है तो किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट वो बाद में क्लेम नहीं कर सकता। फिर एक्सेप्शन टू वेजरिंग, एक एक्सेप्शन पाई जाती है। एक तरह का वेजर अलाउ है, घोड़े की रेस पे पैसा लगाना। घोड़े की रेस पे पैसा लगाना अलाउ है, कोई 500 मगर उसमें भी एक कंडीशन है कि वो रेस का जो प्राइस बनी है वो 500 या 500 से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि यह है 1872 का कानून। उस वक़्त के 500 अभी तक 500 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो क्या वैल्यू होगी अब इस 500 की? 400 था उस वक़्त का अगर 500 हो, आज उसकी वैल्यू क्या होगी? 1872 में सिक्के, आने, पाई, दमड़ी चलती थी। हाँ देखो ना, उस वक़्त सिक्के, आने, पाई, दमड़ी, चवन्नी, टका, ये अलाउ थे, ये चलते थे। उस वक़्त का 500 मेरा ख्याल से शायद कोई 50 करोड़ होगा, शायद अज्यूम कर लेते हैं ना, 5 करोड़ है। चलो 5 कह लेते हैं। अगर उस वक़्त का 5 करोड़ था, अब का क्या होगा? मगर मज़े की बात यह है कि उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। तो घोड़े की रेस में पैसा लगाना जो कि 500 या उससे ऊपर हो, वो क्या है? अलाउ है। उस वक्त शायद डॉलर हो उनके, हो सकता है, मगर वो मेंशन नहीं है। लिखा क्या हुआ है? रुपीज़ लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है? रुपीज़ लिखा हुआ है। तो ये खैर आपने एक्सेप्शन ज़हन में रखनी है। आए कि आपने उसको आज तक पूछा तो नहीं है, अगर चाहे तो शायद MCQ में या एक आधे नंबर के लिए कभी किसी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले। हाँ, असल में होता ये था ना कि उन्होंने अपने हिसाब से इसको चेंज कर दिया होगा, फिर शायद कुछ ऐसे किया होगा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कुछ नहीं किया। पहला लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं सवालों के साथ।